लास्ट क्लास हम लोग ने क्या देखा था कि ग्रेचुइटी अगर आपको मिल रहा है, ग्रेचुइटी क्या होता है? आपको एक कंपनी से आपका सर्विस ख़त्म होने का बाद में आपको मिलने से जितना भी अमाउंट मिलेगा उसका क्या होना पड़ेगा? टैक्सेबिलिटी चेक करना था हम लोग को। तो ग्रेचुइटी आपने कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करने का बाद में आपको अगर जितना भी पैसा मिलेगा वो क्या होता है? टैक्सेबल होता है, लेकिन सब्जेक्टेड टू 20 लाख का स्टेचुटरी लिमिट है। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको अप टू 20 लाख तक जो भी पैसा मिलेगा उसका ऊपर में टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन है। अगर आप इन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस में है और आपने ग्रेचुइटी क्लेम कर लिया तो आपको पूरी टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 20 लाख का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। फिर आप अगर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस में, आप अगर क्या हो गया, आपने नौकरी खत्म हो गया, रिटायरमेंट ले लिया, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन आप क्या है? प्राइवेट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तब आपको देखना पड़ेगा कि आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड है या नहीं है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड होने से आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। अगर ये एक्ट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे आपको अलग बेनिफिट मिलेगा। फिर अगर आपको डेथ में अगर आपको पैसा मिल रहा है, आप मर गया है, मरने का बाद में अगर आपका लीगल हेयर को पैसा मिलता है तब आपको टैक्स देना है या नहीं देना है, ये देखा था हम लोग ने। अभी हम लोग देखेंगे, ये वाला लास्ट क्लास शायद डिस्कस नहीं हुआ था, ये भी हम लोग का सेम ही था जो हम लोग ने डिस्कस किया था, जो सम था सेम ही सिमिलर ये है आप लोग का, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ये वाला देखते हैं, ग्रेचुइटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। आप क्या है, आप जिसको ग्रेचुइटी मिलना चाहिए उनका क्या हो जा रहा है? डेथ हो जा रहा है, तब आपको क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या बोला है? द एक्ट इज साइलेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। एक्ट ने कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ बोला नहीं है तो हम लोग टैक्स या खुद से दे देंगे? नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? इट कैन बी कंक्लूडेड द ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय ए लीगल हेयर। मरने का बाद में आपको पैसा किसको मिलेगा? उसका डिसेंडेंट को मिलेगा, लीगल हेयर को मिलेगा। शैल नॉट बी टैक्सेबल। किसको नहीं मिलेगा? जो भी रिसिपिएंट होगा उनका बाद में, उनका ऊपर में कोई भी ये टैक्स लायबिलिटी नहीं गिरेगा। ए लम सम पेमेंट मेड ग्रेचुअसली टू विडो और लीगल हेयर ऑफ द एम्प्लॉई हु डाइज वाइल इन सर्विस। सर्विस में मरने से तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर सर्विस में नहीं मरता है तो क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट liable for payment of tax on income that has not accrued to the deceased till his death। मरने का बाद में ही अगर ग्रेचुइटी मिल रहा है तब जाके लीगल हेयर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मरने का पहले उनको ड्यू हो चुका था, मरने का पहले उनको ग्रेचुइटी मिलना चाहिए था, तब लीगल हेयर को टैक्स देना पड़ेगा। खुद अगर नहीं मांगता है, पकड़ लीजिए ये आप, ये इंसान है, ये रिटायरमेंट हो गया और ड्यू टू सम डॉक्यूमेंटेशन इशू उनका ग्रेचुइटी कंपनी ने विथहेल्ड करके रख दिया है, तब तो हो सकता है। तो फिर यहां पे क्या बोला है? इफ ग्रेचुइटी बिकम्स ड्यू बिफोर द डेथ ऑफ द एसएससी नो मैटर व्हेन एंड बाय हुम रिसीव्ड इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉई। अभी एम्प्लॉई तो मर गया है, तो मरने का बाद में कौन मारता है? उनका रिटर्न मारना पड़ता है लीगल हेयर को, तो टैक्स भी पेमेंट कौन करेगा? लीगल हेयर पेमेंट करेगा। वेयर इफ ग्रेचुइटी बिकम्स ड्यू आफ्टर डेथ इट शैल नॉट बी टैक्सेबल इवन इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हेयर।
ठीक है। अभी हम लोग जाएंगे लीव एनकेशमेंट सैलरी। लीव एनकेशमेंट सैलरी क्या है? जो कि आपने अनअवेल्ड लीव लेके रखा है, अनअवेल्ड लीव को आप अगर एनकैश कर रहा है तो उसका ऊपर में भी आपको क्या लगेगा? टैक्सेबिलिटी लग जाएगा। तो अनअवेल्ड लीव कब मिलता है? जैसे आप लोग को मिल रहा है कैजुअल लीव मिल रहा है, पेड लीव मिल रहा है, या बीमारी होने से आपको मिल रहा है, सिक लीव मिल रहा है। तो ये सब में भी आपको क्या है? ये सब लीव अगर आपने अनअवेल करके रखा हुआ है, पूरा साल में क्या हो गया? आपको यूटिलाइज नहीं किया है। आपको पकड़ लीजिए, आपको ईयर में आपको कितना मिल रहा है? 30 डेज का लीव मिल रहा है, और आपने 12 डेज का लीव लेके रखा था, तो आपका पास कितना रह गया? 18 डेज का लीव रह गया था। तो ये 18 डेज का लीव को अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 18 डेज का लीव आप रख लीजिए, मुझे उसका अगेंस्ट में पेमेंट कर दीजिए, तो वो क्या हो गया? आपका लीव एनकेशमेंट हो जाएगा। तो ये क्या है? आपको अगर आप सर्विस का टाइम में आप क्या है, आप सर्विस का टाइम में आप उसको एनकैश कर रहा है, तो एज ए सैलरी एम्प्लॉयर से आपको पैसा मिल रहा है ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ सर्विस, उसका ऊपर में फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन आप क्या कर दिया? अभी रिटायरमेंट ले लिया, सुपर एनुएशन ले लिया, या डेथ होने का बाद में आपका पास जितना भी लीव था वो एक्रू हो के बहुत दिन हो गया, जमा हो गया आपका यहाँ पे। तो फिर सेम चीज गवर्नमेंट देखेगा कि ये मेरा ही इंसान है या प्राइवेट एम्प्लॉई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उन्होंने क्या कर दिया? लीव सबको एक्रू करके जमा करके फिर एनकैश कर रहा है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट को काम क्या है? गवर्नमेंट का काम क्या है? तो गवर्नमेंट बोला अभी तुम ऐश करो, पैसा देने का दरकार नहीं है। लेकिन अभी आप कौन है? प्राइवेट एम्प्लॉई है। तो प्राइवेट एम्प्लॉई है तो आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो पहला कंडीशन क्या है? ये 25 लाख कर दिया है। यहां पे लीव एनकेशमेंट कितना मिलेगा आपको? 25 लाख। फिर यहां पे एक्चुअल सैलरी रिसीव्ड होगा। कैसा सैलरी रिसीव्ड होगा? लीव सैलरी, मतलब आपको जितना भी पैसा मिला है उसको पकड़िए। यहाँ पे 3 लाख और 25 लाख। फिर यह क्या है? आपका लीव कैश सैलरी है। फिर 10 मंथ्स एवरेज सैलरी और कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव ऑन द लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। क्या बोला है? जो भी आपने अनअवेल्ड लीव लिया है, जितना भी आपका पास लीव था, उस लीव को आपने अनअवेल किया है, वो लीव को पकड़िए, उसका कैश में उसको कन्वर्ट करिए ऑन दी लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी पकड़िए इनटू आपको कैश इक्विवेलेंट ऑफ जितना भी डेज का आपका लीव होता है। पकड़ लीजिए आपका 30 डेज का लीव था या 18 डेज का आपका पास लीव था, तो यहाँ पे पर डे का एक रेट निकलेगा, उसका साथ में इसको इनटू कर दीजिए। यहाँ पे 10 मंथ का एवरेज सैलरी बोला था, यहाँ पे आपका अनअवेल्ड लीव का इक्विवेलेंट पकड़ रहा है, यहाँ पे आपको एक्चुअल जितना मिल रहा है उतना पकड़ रहा है, और यहाँ पे आपका स्टेच्यूटरी जो लिमिट है उसको पकड़ रहा है। यहाँ पे फिर और एक कंडीशन क्या है? अर्नड लीव जो है वो कभी भी एक ईयर में 30 डेज से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है? आपको एवरी ईयर अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 डेज का ही लीव मिल सकता है, या एवरी ईयर आपको 30 डेज का ही पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब 1 महीना का पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा का पैसा नहीं देगा। फिर हाँ, चारों कंडीशन फुलफिल नहीं करना है। यहाँ पे जैसे आपको 3 लाख मिल रहा है, यहाँ पे आपको पकड़ लीजिए 25,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 20,000 मिल रहा है। यहाँ पे आपको कितना मिल रहा था? यहाँ पे आपको 3 लाख का लिमिट है मान लीजिए, अभी आपको मिल रहा है यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे आपको मिल रहा है 75,000, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 50,000। तो आपको लीव एनकेशमेंट मिला कितना है?
1 लाख मिला है, एक्चुअली 1 लाख मिला है आपको। लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड कितना मिला है? 1 लाख मिला है। और यहाँ पे बोला है आपको जो डिडक्शंस मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, वो आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन 4 में से जो भी सबसे कम होगा उतना का आपको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज 50K, तो आपको इसका ऊपर में टैक्स नहीं देना है, तो इसको माइनस कर दिया, बाकी 50K में आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे ये बोल रहा है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। फिर लीव एनकैशमेंट रिसीव बाय द लीगल हेयर ऑफ ए डिसीज्ड एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन ये क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे आपको क्या बोला? डेफिनेशन ऑफ सैलरी जैसे आपके लिए अलग अलग था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग के लिए पहले वाला में ग्रेचुटी में कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड होने से क्या होगा, और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में अगर आप कवर्ड नहीं है तो उनका लिए सैलरी का डेफिनेशन अलग था। तो यहाँ पे आपको सैलरी का डेफिनेशन निकालने बोला है कि क्या होगा, एवरेज सैलरी ऑफ प्रीवियस 10 मंथ्स निकालना है। उस सैलरी में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? बेसिक, डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट फॉर्म करता है, बाकी सबको नहीं इंक्लूड करना है। कमीशन पेड एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, अगर आपको पैसा में अगर मिल रहा है, प्रॉफिट का पार्ट अगर मिल रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर को ही कमीशन में इंक्लूड करना है। फिर राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम था। राउंडिंग ऑफ अगर आपको हो रहा है, जैसे आपको क्या हो गया, आप 28 ईयर्स काम किया था, 28.6 मंथ या 28 ईयर्स 6 मंथ आप काम किया था, तो आपको ये जो 5 ईयर्स होता है बस 6 मंथ 0.7 मंथ अगर निकल रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकता था। राउंड ऑफ करने के लिए आपको पहले वाला ग्रेचुटी में क्या था कि अगर आप पोगा में कवर्ड है, इस एक्ट में अगर कवर्ड है, तब आपको बोलेगा कि आप तो मेरा एक्ट फॉलो किया है, तो आपको हम 28.5 या 28.6 का जगह में हम उसको 29 आपको राउंड अप करने के लिए बेनिफिट दे देगा। लेकिन यहाँ पे आपको राउंड ऑफ का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्ट भी नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी किसी को भी नहीं मिलेगा, राउंड ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला करते हैं। अभी कौन है? मिस्टर ए है, उन्होंने काम कितना साल किया है आपका? 15 ईयर्स काम किया है। मिस्टर ए वॉज एंटाइटल्ड टू 35 डेज ऑफ पेड लीव पर एनम। उनको मिलना कितना चाहिए था? 35 डेज, 35 डेज मिल रहा था पर एनम के लिए 15 ईयर्स, तो आपको टोटल इतना मिलना चाहिए था, जो कि अल्टीमेटली निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे अभी मिलना कितना चाहिए? 35 इंटू 15 इज 525, लेकिन मुझे बाय लॉ मुझे कितना मिलना चाहिए? 30 डेज मिलना चाहिए। वो कितना हो जाएगा आपका? 450। तो इसका ऊपर में तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसका ही ऊपर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आउट ऑफ द सेम ए हैज ऑलरेडी यूटिलाइज 200 डेज, तो 525 में से 200 डेज ऑलरेडी यूटिलाइज है, which is and is left with 325 days of unutilized leave. Mr. A was drawing basic salary plus DA of 33,000 per annum at the time of retirement and received 3,57,500 as leave encashment as calculated on the basis of 325 days, जो कि unavailed leave था। ठीक है, तो पहले मुझे क्या जानना है कि मुझे अभी लीव एनकैशमेंट कितना मिला है, इसी से हम लोग डिडक्ट करेंगे। तो पहले हम लोग लीव एनकैशमेंट को ले लिया। लीव एनकैशमेंट मुझे मिला कितना है? 357,500। फिर वहां में से मुझे एग्जेम्प्ट करना था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला कंडीशन क्या था? अमाउंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जो क्या है अभी भी 3 लाख है, 25 लाख होने वाला था। ठीक है, आपको कितना मिल रहा है? गवर्नमेंट ने लिमिट कितना दिया आपको? 3 लाख का लिमिट दिया है, आपको मिला कितना है? 357।
आप इसको माइनस करना है, नहीं करना है, क्योंकि आपको लिस्ट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपको पकड़ना है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 357, आप अभी भी इसी को लेके चलेंगे। फिर एवरेज ऑफ 10 मंथ्स ऑफ सैलरी, आपको बेसिक प्लस डीए कितना मिल रहा था, 33,000 इंटू 10, आपको 3,30,000 आ गया। अभी भी आपका लिस्ट कौन सा है, यही है। फिर उसका बाद में आपको कितना मिलना चाहिए था, ये जो आपका है 33,000 डिवाइडेड बाय 10, पर डे आपका रेट कितना गिर रहा है, 10 मंथ, हाँ पर डे होगा आपका। ये आपका कितना है, ये 1 मंथ आपको कितना मिल रहा है, हाँ कितना होगा आपको, 1100 आपको मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ये पर मंथ हो गया था, ये आपका 30 से डिवाइड होना था, तो ये आपका कितना निकल रहा है, 1100 निकल रहा है। तो ये जो आपका ये पर डे का रेट हो गया, पर डे रेट निकला था। फिर ये आपका किसका साथ करना था, रेट इनटू अनअवेल्ड, अनअवेल्ड लीव कितना था आपका 250, 325 डेज था आपका, 325 डेज था। लेकिन 325 डेज में से आपको कितना मिलना चाहिए था, 525 था, 525 में से आपने 200 यूटिलाइज कर दिया था, आपका 325 मिलना चाहिए था। लेकिन आपको यहां पे क्या है, 35 इंटू 15 था, ये तो गवर्नमेंट ने बोला अलाउड है ही नहीं, तो आप क्या करेगा, 30 इंटू 15 करेगा, 425 करेगा ना, 450 होगा, 450 होगा। 450 में से आपने लीव अवेल कितना किया, 200 कर दिया, तो आपका पास कितना रह गया, 250। तो 325 में से आपको कितना मिल रहा है, 250। तो आप क्या करेगा, रेट पर डे इनटू अनअवेल्ड लीव इज योर 250, इतना निकलना चाहिए, इतना ही निकल रहा है। तो फिर आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या हो गया आपका, दिस वन, आप क्या कर रहा है, 357,500 में से 2,75,000 आपने माइनस कर दिया, जो बच रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर यहां पे अगर कंडीशन क्या होता है कि आप मरने का बाद में आपका लीगल हेयर को यही पैसा, सेम पैसा आपको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ लीगल हेयर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पेंशन में। पेंशन आपको कैसा मिल रहा है, एवरी मंथ मिलेगा। अनकम्यूटेड, दो चीज रहता है यहां पे, पेंशन आपको कम्यूटेड मिल सकता है या अनकम्यूटेड मिल सकता है। अनकम्यूटेड अगर मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है, आपको पीरियडिकली मिल रहा है। जैसे आपको सैलरी एवरी मंथ मिल रहा था, पेंशन भी आपको एवरी मंथ मिल सकता है, एवरी क्वार्टर मिल सकता है, जैसे भी आपको मिलना चाहिए, पीरियडिकली आपको मिलता रहेगा। और उसको आपको कैसे टैक्सेबल करना है, एज ए सैलरी। एम्प्लॉयर से आपको पैसा मिल रहा है तो उसको सैलरी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। रिटायरमेंट हो गया, नौकरी में नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा, नहीं हो सकता है। फिर ये इसको क्या बोल रहा था, आपको पीरियडिकली अगर मिल रहा था उसको अनकम्यूटेड बोल रहा था। अगर आपको लम सम पैसा मिल रहा है, रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद में आपको कुछ एक पोर्शन क्या होता है, लम सम पे मिलता है, तो उस लम सम को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेड पेंशन बोल के बोला जाता है। व्हेन एन एम्प्लॉई कम्यूट्स, मतलब लम सम में पैसा रिसीव कर रहा है अंडर पेंशन रूल, पार्ट ऑफ द पेंशन, द रिमेनिंग पोर्शन विल बी पीरियडिकली रिसीव्ड। कोई एक पोर्शन आपको, जैसे हम बोला था अभी कि आपको कोई एक पोर्शन क्या होगा, लमसम मिलेगा, और कोई एक पोर्शन पीरियडिकली आपको रिसीव्ड होगा। तो ये तो सैलरी में लग जाएगा, और इसका ऊपर में आपको डिडक्शंस या एग्जम्पशन मिलेगा यहाँ पे, जिसका ऊपर आपको लमसम में मिल रहा है।
अनकम्यूटेड क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, आपको कोई भी उसका ऊपर में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फिर बाद में क्या है, आपने कम्यूट कर दिया। कम्यूट कर दिया मतलब क्या है, आपको लम सम एक ही बार में आपको पकड़ लीजिए 15 लाख रुपया मिल गया आपका एम्प्लॉयर से। तो अगर आप यहाँ पे जैसे अभी हम लोग ट्रेंड देख के आए कि ग्रेच्युटी में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो टैक्स नहीं देना है। फिर हम लोग पहले देखा कि लीव एनकेशमेंट भी कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टैक्स नहीं देना है। फिर आप कौन है, सेम रिटायरमेंट का बाद में आप कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यहाँ पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आप कौन है, अभी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मुझे ग्रेच्युटी, यहाँ पे भी फिर आपको दो जगह में डिवाइड हो गया कि मुझे पेंशन तो मिल रहा है लेकिन पेंशन का पहले मुझे ग्रेच्युटी मिला है कि नहीं। अगर मुझे ग्रेच्युटी मिला है तो मुझे 1/3 का बेनिफिट मिलेगा। कितना का मिलेगा, 1/3 का बेनिफिट मिलेगा। और अगर मुझे ग्रेच्युटी नहीं मिला है तो हाफ का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 50% मिल रहा है और यहाँ पे आप 33% का डिडक्शन ले सक रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ग्रेच्युटी का बेनिफिट ले चुका है तो आपको कम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है तो आपको डिडक्शन कितना हो सकता है, 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन। जो भी लमसम पेंशन, यहाँ पे आपको कम्यूटेड पेंशन को नहीं करना है, जो भी आपका कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन को नहीं पकड़ना है। यहाँ पे क्या है, 1/3 ऑफ द पेंशन दैट वुड बी रिसीव्ड एज्यूमिंग 100 पेंशन इज कम्यूटेड इज एग्जेम्प्ट। ठीक, खाली एज्यूम करना है, 100% का आपको 33% का ही डिडक्शन आपको मिलेगा, बाकी सब में आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रेच्युटी आपको नहीं मिल रहा है और आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 50% का मिलेगा। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ पेंशन दैट वुड बी रिसीव्ड एज्यूमिंग 100% ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट। लेकिन कौन सा कम पेंशन को पकड़ना है, ओनली कम्यूटेड पेंशन को पकड़ना है। पेंशन अभी किसको मिल रहा है, लीगल हेयर को मिल रहा है। पेंशन आपको मिल रहा था, वो सैलरी में आ रहा था, लेकिन आपका बाद में किसको मिल रहा है, लीगल हेयर को मिल रहा है। तो लीगल हेयर तो नौकरी में नहीं था, तो उनको ये इनकम क्या होगा, सैलरी नहीं आ सकता है, तो उनको क्या आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सेक्शन 56 बोल रहा है फैमिली पेंशन। यहाँ पे बोला जाता है उसको फैमिली पेंशन। आपका अगर आपका स्पाउस को मिल रहा है, आपका बच्चा लोग को मिल रहा है, लेकिन बच्चा लोग को भी अप टू अ सर्टेन एज तक ही मिलता है, तो उन लोग को भी जो भी पैसा मिलेगा एवरी मंथ वो फैमिली पेंशन में टैक्सेबल हो जाएगा। और आपको अगर पेंशन कहाँ से मिल रहा है, यूनाइटेड नेशन से अगर मिल रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट होगा, उसका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा। हम्म हम्म अगर आप अभी यहाँ पे क्या है, इन दैट केस आपको पेंशन अगर मिल रहा है, हाँ ठीक है, आप है, आप दो जगह में गया है, गवर्नमेंट में भी गया है और नॉन गवर्नमेंट में भी गया है। गवर्नमेंट में आपने कितना साल काम किया है, 15 ईयर्स काम किया है मान लीजिए, और बाकी यहाँ पे रेस्ट ऑफ द ईयर्स आपने काम कर दिया है, 25 पकड़ ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट में जब आप काम किया है, गवर्नमेंट से अगर आपको पैसा जो भी मिल रहा है वो क्या है, अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है वो नॉन टैक्सेबल हो गया, ग्रेच्युटी में प्रॉब्लम नहीं है। पेंशन, पेंशन में प्रॉब्लम था क्या, पेंशन में अगर आपको मिल रहा है वो तो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट देखता नहीं है, वहां पे पेंशन अगर मिल रहा है वो भी अनकम्यूटेड मिल रहा है, वो तो टैक्सेबल सबका लिए ही था। और फिर आपको क्या था, कम्यूटेड अगर आप कर लिया है, कम्यूटेड में भी आपका क्या था, गवर्नमेंट होने से ग्रेच्युटी मिलने से था ना, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट का ऊपर में आपका डिवाइड हुआ था, सेग्रीगेशन नहीं हुआ था। अगर कम्यूटेड मतलब आपको लमसम पैसा मिल रहा है, लमसम मिल रहा है तो आपको दो पार्ट में डिवाइड होने वाला था, एक था 1/3 और एक था हाफ। लेकिन वो कब था, आपको अगर ग्रेच्युटी मिल रहा है,
आपको अगर ग्रेचुइटी पहले ही मिल चुका है तो आपको 1/3 का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज हाफ का बेनिफिट मिलेगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था बोल के आपको जितना मिला था वो हो गया। फिर आप क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप ग्रेचुइटी आपको मिल रहा है। ग्रेचुइटी अगर मिल रहा है, ग्रेचुइटी 2 बार मिल सकता है, दोनों एम्प्लॉयर से मिल सकता है, लेकिन ग्रेचुइटी का लिमिट कितना था आपका सर? 20 लैक्स। वो 20 लैक्स आपको अगर पकड़ लीजिए, यहाँ पे अगर आपको 10 लैक्स मिल चुका है तो यहाँ पे फिर से आपको आपका जो एग्जॉस्टिव लिमिट था वो 20 लैक्स टू लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 लाख ऑलरेडी ले चुका है। जब सेकेंड टाइम आपको ग्रेचुइटी मिलेगा आपका लिमिट हो जाएगा 10 लाख फॉर बीइंग टैक्सेबल। आपका लिमिट मतलब ये वंस इन ए लाइफ टाइम ही लिमिट है, वो आपका वन टाइम लिमिट है। आप एक बार यूज कर लिया तो उससे कम ही मिलेगा आपको, फिर से बेनिफिट नहीं मिल सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या मिल रहा है? रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन क्या है? आप कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है और आप यहां से क्या करके जा रहा है? निकल के जा रहा है। तो फिर क्या है, उस कंपेंसेशन को आपको एग्जम्पशन मिल रहा है, लेकिन एग्जम्पशन का भी वहां पे लोअर कंडीशन है कि आपको कितना, ये 3 में आपको पैसा मिलेगा तो आपको लोअर ऑफ द फॉलोइंग में आपको टैक्स नहीं देना है, बाकी रेस्ट में आपको देना पड़ेगा। एनी अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वो आपको यहाँ पे हम लोग का नॉर्मली यहाँ पे हम दे दिया है, आप लोग को कैलकुलेट नहीं करना होता है, वो एग्जाम में दिया रहता है। एन अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि 15/26 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मतलब क्या है, इसको आप राउंड अप कर सकता है। राउंड अप क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने एक्ट फॉलो किया है। अगर एक्ट फॉलो नहीं करता तो मुझे राउंड अप का बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो ये समझ में आ गया आपको। सेकंड में ऑप्शन क्या है? स्टैट्यूटरी लिमिट आपको 5 लाख दिया है, ग्रेचुइटी में 20 लाख दिया था, लीव एनकेशमेंट में आपको कितना दिया था? 3 लाख। यहां पे आपको कितना दे रहा है? 5 लाख। और फिर थर्ड में जो कि सबका साथ ही रहता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, फिर क्या बोला है कि कंपेंसेशन पेड अंडर एनी अप्रूव्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में अगर आपको पैसा कोई भी मिल रहा है वो नॉन टैक्सेबल है। मतलब क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो भी पैसा मिलेगा वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा कब मिलेगा आपको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से ही मिलेगा, तो नॉन टैक्सेबल होगा। कंपेंसेशन रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज हिज रिट्रेंचमेंट। उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस खत्म हो गया, फिर उसका बाद में अगर आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, टैक्स देना पड़ेगा। फिर क्या है आपको? वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम अगर आपने ले लिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट का एज होने का पहले आपने सुपरनेशन ले लिया है, फिर उसमें भी आपको जितना भी पैसा मिलेगा उसमें से आपका लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन मिल जाएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5 lakhs, लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू 3 months completed years of service, लास्ट ड्रॉन सैलरी रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। आप कितना साल में पकड़ लीजिए, 59 ईयर्स में निकल गया है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले लिया है, तो आपका पास 12 मंथ्स रह गया था, तो 12 मंथ्स इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी आप 50,000 का आपको पकड़ लीजिए, बेसिक प्लस दिए था, तो 50,000 इंटू 12 मंथ्स आपका ये मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका डेफिनेशन ऑफ सैलरी सबका लिए अलग अलग होगा। डेफिनेशन ऑफ सैलरी में लास्ट ड्रॉन क्या है? एवरेज ऑफ प्रीवियस 10 मंथ सैलरी ले लेना है। लास्ट ड्रॉन सैलरी में एवरेज ऑफ 10th मंथ सैलरी लेना है। बेसिक डीए जो कि रिटायरमेंट का पार्ट होना पड़ेगा, कमीशन जो कि परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होना पड़ेगा। राउंड ऑफ इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि यहां पे एक्ट इन्वॉल्व नहीं है। वीआरएस अगर आपको मिल रहा है, वीआरएस रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉयर बीइंग इंडिविजुअल, आपका एम्प्लॉयर कौन है? इंडिविजुअल है, फर्म है, एचयूएफ है, उसका ऊपर में फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा।
क्योंकि उन सबको इतना रेगुलेट नहीं किया जाता है कोई भी एक्ट के अंडर में। ये आपको कितना बार मिलेगा? वंस इन ए लाइफ टाइम ही मिलेगा। जो भी रिटायरमेंट होता है वो वंस इन ए लाइफ टाइम मिलता है आपको। स्टेचुटरी लिमिट वो एवरी ईयर क्या होता होगा आपका, एवरी टाइम आपका घटते आएगा। फिर अभी हम लोग आता है अलाउंसेस में। अलाउंसेस मतलब क्या है? आपको कैश बेनिफिट मिल रहा है, कैश रिइंबर्समेंट मिल रहा है, तो आपको क्या होगा? वो अलाउंसेस कभी कभी फुल्ली टैक्सेबल होता है, कभी पार्टली टैक्सेबल होता है, और कभी आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। ये हो गया आपका पार्शियल एग्जेम्प्टेड। मतलब पार्शियल एग्जेम्प्टेड मतलब क्या है? पार्शियल टैक्सेबिलिटी। फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है और कभी फुल्ली टैक्सेबल होता है। डीए क्या है आपका? डियरनेस अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सिटी में आप रह रहे हैं, आपको उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस आपको मिल रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। लंच टिफिन अलाउंस आपको मिल रहा है, फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे आपको कैंटीन का नाम भी अगर दे देता तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल आ गया। ओवर टाइम आपको मिल रहा है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। सर्वेंट मिल रहा है, सर्वेंट के ऊपर आपने खर्चा भी कर दिया, वो जो पैसा मिल रहा है आप सर्वेंट को दे भी दिया, आप बोला मुझे तो कुछ मिला नहीं है, तब भी फुल्ली अलाउंस टैक्सेबल होगा। वार्डन आपको मिल रहा है, वार्डन का अलाउंस भी मिल रहा है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, आप कुछ काम कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, उसका लिए आपको नॉन प्रैक्टिस नहीं करने के लिए आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है, वो पैसा को भी आपको सैलरी में टैक्सेबल कर देना है। फैमिली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिलेगा? अगर आपको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। जो आप डिसेबल्ड नहीं हो तब आपको फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर आप डिसेबल्ड होता है तो आपका लिए ये फुल्ली टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जेम्प्टेड क्या क्या होता है? अगर आप कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आप सर्विस प्रोवाइड कहाँ कर रहे हैं? इंडिया का बाहर कर रहा है, और आपको जो भी अलाउंसेस मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हो जाएगा। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, वो भी क्या होता है आपका? एग्जेम्प्टेड होता है, टैक्स नहीं लगेगा। कंपेंसेटरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय जजेस, वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। फिर बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजेस को अगर कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है, वो अलाउंसेस क्या होगा आपका? एग्जेम्प्टेड होगा। यूएन का एम्प्लॉइज लोग को अगर कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है इंडिया में रहने का बाद में, वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। पार्शियल क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंसेस और अलाउंसेस विच आर एग्जाम टू सर्टेन एक्सटेंट। एचआरए अभी हम लोग अलग से देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जो आपको, हाउस रेंट कब मिलेगा आपको? आपने कोई भी एक घर को, हाउस को क्या है, रेंट में लिया है, और उस रेंट को एकोमोडेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? हाउस रेंट अलाउंसेस। अभी ये हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है? वो पार्टली टैक्सेबल होता है। मतलब क्या होगा? थोड़ा एग्जेम्पशंस मिलेगा। अभी एग्जेम्पशन जो मिल रहा है वो क्या है? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में मिलेगा। सब चीज में क्या है आपको एग्जेम्पशन? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में मिलता है। तो अगर आप हाउस रेंट अलाउंस आपको अगर मिल रहा है और आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई इन मेट्रो सिटीज में रह रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बेंगलोर है, तो बेंगलोर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है। आप इन मेट्रो सिटीज में आप रह रहा है और आपको क्या मिल रहा है? एचआरए मिल रहा है, तब आपको ये 3 कंडीशंस आपको चेक करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। फिर रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, आपने कितना रेंट पेड किया वो निकालिए, माइनस करिए आपका सैलरी का 10% से, जितना एक्सेस आपने पे किया होगा ओवर 10% ऑफ दिस सैलरी, उतना का आपको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। कौन बोल रहा है? कंडीशन 2 बोल रहा है आपको। कंडीशन 3 क्या बोल रहा है? 50% ऑफ सैलरी।
जितना भी सैलरी होगा उसका 50% निकालिए। ये बोल रहा था आपका 10% से ज़्यादा जितना भी पेमेंट कर रहा है आपका सैलरी का 10% से जितना भी ज़्यादा पेमेंट कर रहा है उतना का एग्जाम्पशन ले लीजिए और एक्चुअल अमाउंट ले लीजिए। तीनों में से जो भी कम होगा उतना का आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। आप अगर इन 4 सिटीज़ में नहीं रह रहे, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में नहीं रह रहे, जो कि आप यहाँ पे दुलियागंज में रह रहे, आपको HRA मिल रहा है, सेम चीज़ एक्चुअल HRA रिसीव्ड, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, ये भी सेम है। यहाँ पे ओनली चेंजेस क्या है, यहाँ पे आपको 50% मिल रहा था और नॉन मेट्रो में आपको 40% ऑफ सैलरी मिलेगा। सेम चीज़ डेफिनेशन, फिर सैलरी का डेफिनेशन क्या है, सैलरी का डेफिनेशन होगा बेसिक, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होना पड़ेगा। यहां पे और एक कंडीशन क्या आ गया, दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू SSC हु लिव्स इन हिज ओन हाउस। अगर आप खुद का ही घर पे रह रहा है तो जो रेंट HRA मिल रहा है वो आपको किस लिए दे रहा था, रेंटेड एकोमोडेशन में रहने के लिए दे रहा था। तो आप तो नहीं रह रहा है तो आपको ये HRA का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और ये अगर मिल रहा है आपको एक्स्ट्रा करके तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और इन ए हाउस फॉर विच ही डज नॉट पे एनी रेंट, मतलब क्या है, आप अपना स्पाउस का घर में रह रहा, अपना पेरेंट्स का घर में रह रहा है जहां पे आपको रेंट पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, या और इफ ही पेज रेंट विच डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सैलरी, मतलब क्या है, आप 10% ऑफ सैलरी से कम पेमेंट कर रहे हैं तब भी आपको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। क्योंकि सेकंड कंडीशन में क्या है आपका, पहला कंडीशन क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अगर आप 10% ऑफ सैलरी से अगर पेमेंट कम करता है ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्या है, नेगेटिव, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले भी हम लोग एक काम कर लेते हैं, इलास्ट्रेशन नंबर 7 कर लेते हैं। बुक का आपका पेज नंबर 103 है। ठीक है, यहाँ पे कौन है आपका, मिस्टर अमित है, जो रिटायर किया है आपका 31 मार्च 2022 को, और क्या है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ही वॉज एंटाइटल्ड टू ए पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ऑन 1/8/2022 1 अगस्त में आपको क्या मिल रहा है, 80% क्या है, आपने कम्यूट कर दिया है। कम्यूट कर दिया मतलब क्या है, लमसम मनी ले लिया। कम्यूट मतलब लमसम ले लिया है, और लमसम का अगेंस्ट में आपको कितना मिला है, 1,20,000 मिला है। कंप्यूट द टैक्सेबल पेंशन इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट रिसीविंग ग्रेचुइटी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुइटी बट नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो पहले क्या है, आपको पैसा कितना मिल रहा था, आपको 3000, 80% आपने कम्यूट किया है, आपको 1,20,000 मिल रहा है। चलिए पहला वाला केस में कौन था, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन मतलब आपको मंथली मिल रहा है, मंथली जो भी पैसा मिल रहा है वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल होता है। तो टैक्सेबल सैलरी आपको कितना मिल रहा है, आपको यहां तक इस डेट में तो आपने क्या कर दिया था, कम्यूट कर दिया था, तो इस डेट तक आपको अनकम्यूटेड मिल रहा था, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 अप्रैल से
एंड ऑफ जुलाई तक आपको 3000 करके एवरी मंथ मिल रहा था, जो कि आपका 4 मंथ होता है। यस, मिल गया आपको। बाकी आपका पास कितना रह गया था? 3000 था। 3000 का आपने 80% क्या कर दिया? आपको क्या बोला गया था कि आपने कम्यूट जो किया था, कम्यूटेड कितना है आपने? 80%। और 80% कम्यूट करने का बाद में आपको कितना मिल गया? 1,20,000 मिल गया। तो आपने अनकम्यूट कितना रह गया? आपने अगर आपका फंड का, आपका पास जितना भी फंड है, उस फंड का टोटल पकड़ लीजिए 100 है। 100 का आपने 80% ऑलरेडी लमसम में ले चुका है, तो बचा कितना आपका? 20%। तो 3000 का 20% विल बी योर uncommuted pension, which comes out to be 600। तो 600 आपने, बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर आपने इतना पैसा ले रहा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अनकम्यूटेड पेंशन में तो टैक्स लगना ही चाहिए, तो पूरा का ऊपर में टैक्स लग चुका है। फिर बाकी क्या रह गया था हम लोग को पेंशन में? ये पेंशन का ए पोर्शन खत्म हो गया, कम्यूटेड पेंशन रह गया था। कम्यूटेड पेंशन में अगर आप कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या मिल रहा था पेंशन को? नॉन टैक्सेबल था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टैक्स नहीं देना है, कम्यूटेड पेंशन में भी नहीं देना है। तो ये क्या हो गया आपका? नील हो गया। बाकी सब तो देखेगा ही नहीं। 1/3 1/2 जो भी आपका था, हाफ पोर्शन था, ये दोनों पोर्शन हम लोग को देखना ही नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो टैक्स भी नहीं देना है। कोई भी एक्ट में हम लोग क्या देखा था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आपको टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अनकम्यूटेड जो कि सैलरी का हिसाब से मिलता है उसका ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। तो बस इसी में उन्होंने टैक्स दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने टैक्स दिया। ठीक है। तो फिर सेकेंड वाला में क्या था आपका? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है प्लस ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है बोलने से हम लोग को क्या मिलेगा? ये बेनिफिट मिलेगा, हाफ का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने ग्रेचुइटी रिसीव किया होता तो आपको 1/3 का बेनिफिट मिलता। ठीक है। तो पहले अभी हम लोग फिर इसमें आ गया, इसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आ गया हम लोग। कम्यूटेड पेंशन 1,20,000 था, लेकिन आपको पैसा कट फुल्ली एग्जाम्प्ट हो सकता है क्या? पहला क्या लिमिट था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव था या नहीं था? अगर आप एक्चुअल अमाउंट रिसीव नहीं था, यहां पे देखिए, रुकिए, पेंशन में आना है आपको। एक्चुअल अमाउंट रिसीव नहीं है, पेंशन अगर आप देखेंगे, ये वाला था पेंशन आपका, गवर्नमेंट फुल्ली एग्जाम था। यहाँ पे देखिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव दिया है क्या? नहीं दिया है। हाँ, ये तो फुल्ली एग्जाम था, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी तो क्या था? प्राइवेट एम्प्लॉय था। प्राइवेट एम्प्लॉय में आपका 1/3 था अगर पेंशन रिसीव कर रहा है, अगर पेंशन रिसीव नहीं कर रहा है तो आपका हाफ था। ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन था? अभी प्राइवेट एम्प्लॉय था और ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है। ग्रेचुइटी रिसीव नहीं कर रहा है तो उनको बेनिफिट मिलेगा, हाफ का बेनिफिट मिलेगा। अगर मुझे ग्रेचुइटी रिसीव हो जाता तो 1/3 वाला ऑप्शन में आना पड़ता। तो आपको ग्रेचुइटी कितना मिल रहा है? पेंशन कितना मिलना चाहिए आपको? टोटल पेंशन कितना है आपका? यहाँ पे आपको 75 जो मिल रहा है, ये आपका कितना होना पड़ेगा? कम्यूटेड पेंशन का, कम्यूटेड पेंशन का हाफ होना पड़ेगा। कम्यूटेड पेंशन कितना है आपका? 1.5 लाख तो नहीं था, ये आपका कितना था? 1,20,000 आपने कम्यूट किया था। तो हम लोग को कितना करना चाहिए था? 1,25,000 का हाफ करना चाहिए था, 60,000 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्यों किया है? यहाँ पे फुल पेंशन को पकड़ रहा है। फुल पेंशन जितना भी आपका होता है, फुल पेंशन का क्या है आपका?
16,800 करने से पेंशन तो नहीं होता है, इसका ऊपर में तो आपको टैक्स ऑलरेडी रखा है। पेंशन आपको कितना मिलना चाहिए था, आपका ये 80% का लिए था कितना, हाँ तो 100% का कितना हो जाएगा 1,50,000। तो ये 100% का, जैसे ये आपका कितना था 120 डिवाइडेड बाई 80% करेगा तो आपका 1.5 लाख निकल जाएगा। तो इसका हाफ कर दिया, 75 मिल गया, 75 डिडक्शन होगा, उसमें से आपको 45 लगेगा। 16 में टैक्स लग रहा था, बाकी रेस्ट ऑफ 45 में आपको टैक्स लगा, टोटल इतना आ जाएगा। फिर बाद में आपका रह गया था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय है, प्लस क्या है ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है लेकिन वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हो या ना हो उससे हम लोग का मतलब नहीं है, ग्रेचुइटी रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना है। इसमें तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पेंशन मुझे मिला इतना और मैंने ग्रेचुइटी रिसीव कर लिया। ग्रेचुइटी अगर रिसीव किया है तो मुझे बेनिफिट मिलेगा 1/3 का। अगर 1/3 का बेनिफिट मिल रहा है तो आपको टोटल पेंशन कितना है आपका 1,50,000। 1,50,000 का आपको 1/3 कर देना, मतलब 33.33% करेगा, आपको 50,000 निकलेगा। उसका डिडक्शन आपने निकाल लिया, बाकी रेस्ट ऑफ में आपको क्या लगा टैक्स लगा, जो कि इतना आता है। ठीक है, रिट्रेंचमेंट में आप लोग का बुक में सम नहीं है, अलाउंसेस में आ जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 107। पेज नंबर 107 में आ जाइए आप लोग। जो कि किसका है आपका हाउस रेंट अलाउंस का सम है। आप कहाँ पे रह रहे हैं, अजमेर में रह रहे हैं और आपका बेसिक सैलरी कितना है 48,000 इन द प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने इतना पैसा रिसीव कर रहा है। इन एडिशन ही रिसीव्स 4,800। तो आपका सैलरी का डेफिनेशन में क्या था, आपका बेसिक प्लस डीए था, लेकिन ये क्या है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है या नहीं है, बेसिक सैलरी होने से रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर आपको बोल देता है कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तब जाके आपको इंक्लूड करना रहता है, बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बेसिक सैलरी का भी पार्ट है रिटायरमेंट, ये अगर ये क्या है आपका बेसिक सैलरी का पार्ट है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन बेसिक सैलरी को हम लोग इंक्लूड करता है कि नहीं। सैलरी का जो डेफिनेशन था, सैलरी का डेफिनेशन में हम लोग बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन जो कि परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होना चाहिए था, बेसिक को हम लोग ने इंक्लूड कर दिया। डीए को अभी इंक्लूड करने जा रहा था, हम लोग ने देखा कि डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी को तो इंक्लूड करता ही है, ये भी बेसिक सैलरी का ही पोर्शन बोल रहा है, तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो बेसिक ही है। बेसिक को इंक्लूड कर रहा है तो इस बेसिक को भी इंक्लूड करेगा। फिर 7% कमीशन ऑन सेल्स, यहाँ पे कमीशन का तो परसेंटेज दे दिया है, आपको कितना पैसा मिल रहा है 86,000। सेल मेड बाय हिम इज 86,000, 86,000 का आपको 7% करना है। यहाँ पे अमाउंट दिया कि आपको सेल का अमाउंट दिया है, कमीशन का अमाउंट नहीं दिया है, तो कमीशन कैसा होना पड़ेगा परसेंटेज में होना पड़ेगा। तो 86,000 इंटू 7% जितना भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा सैलरी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है 6,000 मिल रहा है।
हाउएवर ही पेज 5,800, कितना पे कर रहा है? 5,800 पे कर रहा है, तो आपको एग्जेम्पशन निकालना है। पहले 6,000 हाउस रेंट अलाउंस आपने रिसीव किया है, फिर वहां में से आपको 3 कंडीशन फुलफिल करना था, 3 कंडीशन चेकआउट करना था। पहला कंडीशन एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो कि 6,000 है, फिर रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना किया है आपने? 5,800, और यहां पे आपका 10% ऑफ सैलरी से कितना है? 10% ऑफ सैलरी इज, ये कैसे निकला? 48,800 था, ये आपका 7% होने से कितना आ जाएगा आपका? 42 6,040 6,040 आएगा? नहीं आएगा, 6,020 आएगा। 86,000 का 7%, ठीक है। 48,000 प्लस 4,000 6,020, ये कितना आएगा आपका टोटल? 58,820। 58,820 का 10%, ये आपका 58,820 का 10% कितना आ रहा है? 58,882। रेंट पेड इतना था ओवर 10% ऑफ सैलरी। लेकिन यहाँ पे और एक चीज देखना था कि अगर मेरा जो सैलरी पे कर रहा है वो अगर मेरा 10% से कम है, हम लोग ने क्या बोला था कि अगर जो रेंट पे कर रहा है वो अगर मेरा 10% से कम हो तो आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ये पूरा पूरी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होना पड़ेगा? यहाँ पे 6,000 करके मिल रहा है आपको, 6,000 इंटू यहाँ पे क्या कर रहा है? 256 क्या निकाल दिया लोग? 6,000 करके आपको कितना मिल रहा है? 6,000 इज योर हाउस रेंट अलाउंस। हाँ हाँ, एक साल का उतना होना चाहिए था, ये गलत किया है लोग, ठीक है। ऊपर से ये 256 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या कर दिया? रेंट पे जो कर रहा है वो आपका 10% ऑफ सैलरी से कम है। हम लोग ने क्या बोला था कि अगर रेंट पेड अगर 10% ऑफ सैलरी से कम हो तब आपका क्या होगा? कोई भी आपको जो भी HRA मिलेगा वो क्या होगा? आपका पूरा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन SSE if he pays rent which is not exceeding 10% of salary। तो 10% ऑफ सैलरी कितना था? 5,880 था, आप तो उससे कम पे कर रहे हैं, तो आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 1 मंथ का अगर आप चेक करता है तो 1 मंथ में तो आप 6,000 दे रहा था, तो 6,000 ये पर मंथ का हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए मानिए 1 मंथ पे आपको 6,000 देना था, डिडक्शन 6,000 मिलना चाहिए था। 40% ऑफ सैलरी कितना होता है आपका? कितना निकल रहा था आपका यहाँ पे? 58,820 निकल रहा था शायद, 58,820। उसका 40% करने से कितना निकलेगा आपका? यही निकलना चाहिए, मान लेते यही निकल रहा है, यही निकल रहा है, ठीक है। एक बार कर ही लेता है, हाँ 24 आएगा। तो 58,820 इंटू 40% करता है मेरा 22 निकल रहा है, 58 गलती किया हम, 58,820 इंटू 40% 23,528, ठीक है। ये निकला, ये निकला, और ये भी नेगेटिव में ही है, तो तीनों में से क्या होगा? नील होगा, और पूरा का ऊपर में क्या होगा? आपका टैक्स लग जाएगा। ये 6,000 ही होगा, ये 6,000 होगा।
फिर उसका ऊपर में भी तो आपको सैलरी मिल रहा है, हाँ सैलरी का अलग से, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग हाउस रेंट अलाउंस कर रहा है तो हाउस रेंट अलाउंस पकड़ेगा ये, लेकिन पर मंथ का हिसाब से कर रहा है। यहाँ पे अगर आप पूरा मंथ का पकड़ लेगा तो 72,000 आ जाएगा, पूरा ईयर आएगा, पूरा ईयर का आपका 72,000 आएगा। कहाँ पे पूरा ईयर पकड़ा है? यहाँ पे तो ये पूरा एक महीना पकड़ा है, ये भी सैलरी भी एक महीना का ही पकड़ा है, ये भी एक ही महीना का पकड़ा हुआ है। यहाँ पे 6,000 होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो बाकी आपको मान ले रहा है, ये देखना है। ये आप लोग एक बार देख लीजिए, इलास्ट्रेशन 9 हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।